दोस्तों नमस्कार। रोजगार भी दस्कन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम लोग सीटेट में पूछे जाने वाले प्रश्नों का वन लाइनर के माध्यम से अध्ययन करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाली परीक्षा जो दिसंबर जनवरी माह में प्रस्तावित है उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोस्तों आइए सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, ग्रेगर जॉन मेंडल किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकी के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया देश में ब्रून नामक शहर में एक पादरी हुआ करते थे और इन्होंने 1865 में उद्यान मटर पर अपनी रिसर्च की, अपना सिद्धांत दिया। तो 1865 में इन्होंने आनुवंशिकी का सिद्धांत दिया, आनुवंशिकी का सिद्धांत दिया और 1866 में इसे अपनी पुस्तक एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ बर्न नामक पुस्तक में इसे संकलित किया। लेकिन इनके सिद्धांत को किसी ने तवज्जो नहीं दी, किसी ने माना नहीं और ये सिद्धांत दबा रह गया। बाद में 34 वर्षों के बाद लगभग 1900 ईस्वी में, सन 1900 में हॉलैंड और जर्मनी के मनोवैज्ञानिकों ने इनके रिसर्च को प्रकाशित किया और यह बताया कि आनुवंशिकी सिद्धांत का जनक सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल थे। अगला प्रश्न है, पाइसन सेटावियम जिसका वैज्ञानिक नाम है। तो पाइसन सेटावियम उद्यान मटर जिस पर ग्रेगर जॉन मेंडल ने रिसर्च किया हुआ था उसका वैज्ञानिक नाम पाइसन सेटावियम है। पाइसन सेटावियम जिसका वैज्ञानिक नाम है, तो आप लिख सकते हैं उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसन सेटावियम है। विकासवादी सिद्धांत का समर्थक कौन था? तो विकासवादी सिद्धांत के लिए लैमार्क प्रसिद्ध हैं। लैमार्क ने विकासवादी सिद्धांत का समर्थन किया हुआ था और यह बताया था कि जिराफ की गर्दन पहले घोड़ों के समान थी, लेकिन बाद में उसमें कुछ परिवर्तन हुए और वो परिवर्तन वंशानुगत हो गया, यानी कि अस्थायी हो गया और धीरे धीरे जिराफ की गर्दन ऊंची हो गई, यानी लंबी हो गई और वह आज तक वैसी ही बनी हुई है। तो विकासवादी सिद्धांत का समर्थक लैमार्क को माना जाता है। कौन सा रोग वंशानुगत है? तो वंशानुगत रोग हीमोफीलिया और वर्णांधता को माना जाता है। हीमोफीलिया और वर्णांधता, हीमोफीलिया एवं वर्णांधता को वंशानुगत रोग माना जाता है। संतान को पिता से कितने जीन प्राप्त होते हैं? अगला प्रश्न है, संतान को पिता से कितने जीन प्राप्त होते हैं? तो लगभग 50% जीन प्राप्त होते हैं। मेंडल का वंशानुगत सिद्धांत कब प्रकाशित हुआ था? हमने आपको बताया कि 1866 में इनकी पुस्तक एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ बर्न में इन्होंने अपने विचार को संकलित किया हुआ था। लेकिन बाद में 34 वर्षों के बाद इनके विचार को मान्यता मिली थी। अगला प्रश्न है, व्यवहार के रचना तंत्र का निर्माण कैसे होता है? तो व्यवहार के रचना तंत्र का निर्माण वंशानुगत होता है। वंशानुगत। वंश परंपरा का मुख्य वाहक क्या है? वंश परंपरा का मुख्य वाहक पैतृक माना जाता है। पैतृक माना जाता है। वर्णांधता का वर्णन सबसे पहले किसने किया था? वर्णांधता का वर्णन सबसे पहले हेनर ने किया था। हेनर। वर्णांध व्यक्ति क्या नहीं बन सकता है? तो वर्णांध व्यक्ति कलाकार नहीं बन सकता है। इसका उत्तर होगा कलाकार। दोस्तों ये आनुवंशिकी हो जाएगा।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। वो पहला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, वर्णांध व्यक्ति किस रंग में भेद नहीं कर सकता? वर्णांध व्यक्ति किस रंग में भेद नहीं कर सकता? तो वर्णांध व्यक्ति लाल व हरे रंग में, लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर सकता है। वर्णांधता का अन्य नाम क्या है? तो वर्णांधता को प्रोटीन दोष माना जाता है और इसका एक अन्य नाम और भी है, जिसे डेल्टोनिज्म कहते हैं। डेल्टोनिज्म यानी इसके अन्य नाम है प्रोटीन दोष एवं डेल्टोनिज्म। अगला प्रश्न है, वंशागत की इकाई क्या है? तो वंशागत की इकाई जीन को माना जाता है। जो जीन्स होते हैं उनसे वंशागत की इकाई माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी? तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कलकत्ता में, आज के कोलकाता में की गई थी। कोलकाता में की गई थी। अगला प्रश्न है, बालक के विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो बालक के विकास के लिए आप सभी जानते हैं कि इसके लिए वंशागत, वातावरण एवं प्रेरणा आवश्यक है, एवं प्रेरणा। मानव जाति में वंशसूत्रों की संख्या क्या है? तो हम आपको वंशसूत्र पे पूरी बात बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, मानव जाति में वंशसूत्रों की संख्या 46 मानी गई है, जो कि 23 जोड़ी कही जाती है। अब आपको यह समझना है कि वंशसूत्र होते क्या हैं। वंशसूत्र दो प्रकार के होते हैं, यक्ष वंशसूत्र और वाई वंशसूत्र। यक्ष जो वंशसूत्र होते हैं वो लंबे और छड़ीनुमा होते हैं। यक्ष वंशसूत्र लंबे व छड़ीनुमा होते हैं, जबकि वाई वंशसूत्र जो होता है वो छोटे व गोल होते हैं। इसके बाद जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं में यक्ष वंशसूत्र पाया जाता है, जबकि पुरुषों में एक्स और वाई दोनों वंशसूत्र पाए जाते हैं। महिलाओं में केवल एक्स और पुरुषों में एक्स और वाई दोनों वंशसूत्र पाए जाते हैं। दोस्तों, अब इसमें यह जानने की जरूरत है कि संतान लड़की कब होती है और संतान लड़का कब होता है। जब निषेचित अंड में एक्स गुणसूत्र, निषेचन क्रिया में एक्स गुणसूत्र आपस में संयोजन करते हैं तो वहाँ पे संतान लड़की होती है, और जब निषेचन क्रिया में एक्स वाई गुणसूत्र आपस में संयोजन करते हैं तो वहाँ पे संतान लड़का होता है। आशा है कि आपको वंशसूत्र पे ये चीज़ें सब में आई होगी। लड़कियों की तुलना में तो यहाँ पे कह सकते हैं मानव जाति में सूत्रों की कुल संख्या 46 होती है या 23 जोड़ी होती है। लड़कियों की तुलना में लड़कों का जन्म अधिक क्यों होता है? तो लड़कियों की तुलना में लड़कों का जन्म अधिक होने का कारण वाई गुणसूत्र यानी वाई गुणसूत्र का हल्का होना बताया गया है। वाई गुणसूत्र का हल्का होना बताया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लड़कियों की तुलना में लड़कों का जन्म अधिक क्यों होता है? तो वाई गुणसूत्रों को एक्स गुणसूत्र की तुलना में कुछ हल्का होना है। तो दोस्तों, आपने यह देखा होगा कि ये जो प्रश्न है आपके परीक्षा के लिए पूरी तरह से परीक्षा को लेकर पूरी तरह से
अच्छे हैं और इन प्रश्नों के मिलने की संभावना अधिक होती है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, डीएनए और आरएनए क्या होता है। डीएनए और आरएनए के विषय में हमें जानना हो तो डीएनए और आरएनए के विषय में अगले वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी, पूरा पढ़ाया जाएगा। आपके लिए होमवर्क है कि डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में डालेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे फुल फॉर्म डीएनए और आरएनए का। कमेंट बॉक्स में आप लोग इसे जरूर बताएं। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, और अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे हैं, वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक संख्या में शेयर कर दीजिए। आपके ऐसा करने से हमें उत्साह मिलेगा, हमें ऊर्जा मिलेगी, आपके लिए और बेहतर प्रश्नों का हम संकलन कर सकते हैं। धन्यवाद।